नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। कल की जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाई थी, भारत के तटीय मैदान, भारत का विस्तार, इससे पहले 2 वीडियो मेरी आ चुकी है। बहुत अच्छा लगा आपका प्यार देख के और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके आंसर देख के, क्योंकि जो पढ़ा है उस क्वेश्चन का आंसर दिया, उस क्वेश्चन के आंसर ही नहीं दिए, उसको डिटेल में आंसर आप लोगों ने बताया कमेंट बॉक्स में, मुझे बहुत खुशी मिली। ठीक है, तो उसी वीडियो का तीसरा पार्ट है मेरा, भारत के तटीय मैदान। जैसा कि थंबनेल आप लोग देख रहे होंगे, भारत के तटीय मैदान बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि भारत के तटीय मैदानों को कुल जो भागों में बांटा गया है उसमें जैसे आपका हो गया काकरापारा तट, कोकर तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, इनका क्या विशेषता है, इनमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, सारी क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे। उससे पहले जो पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने रिवीजन की तरफ। पहले उस क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे और फिर पढ़ेंगे हम क्या, अपने तटीय मैदान को। चलो, तो हमारा क्वेश्चन है, पहले देखिए जो टॉपिक कल पढ़ा था हमने, क्या था, हमारे 9 राज्य थे जो कि तटों पर थे। ठीक है, तो तट पे बसे हुए राज्य जो थे हमारे, पहले उसको देखते हैं कौन कौन से, वो आपको याद होने चाहिए। आपको जब याद होंगे तो आपको तटीय मैदान भी याद होंगे। पश्चिमी घाट की तरफ आपके 5 और पूर्वी घाट की तरफ 4। पश्चिमी घाट की तरफ 5 कौन, नंबर से याद रखिएगा ऊपर से, पहला गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, कर्नाटक, केरल। सिंपली हम लोग इसको बना लेते हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा कैसे, एकदम आसानी से। ये आपका क्या हो गया बाबू, बहुत आराम से, ये देखिए आपका क्या हो गया, गुजरात। पेन को मैं चेंज कर देता हूं, व्हाइट कलर अगर आपको नहीं दिखा होगा तो चलिए, ये गुजरात पहला, दूसरा यहां से महाराष्ट्र, तीसरा आपका गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक, ये हो गए आपके पश्चिमी घाट पे। पूर्वी घाट पे देखते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आपका हो जाएगा यहाँ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मतलब 5 इधर 4 इधर। ठीक, क्लियर। अब उसी से जुड़े हुए हमारे मैदान, उन्हीं मैदानों के बारे में आज पढ़ना है। तो इससे पहले, पढ़ने से पहले हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या जरूरी है जो हमने पढ़ा है, क्या आपको याद है या आप भूल गए। ठीक है, चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी। ठीक है, क्या है, मैकमोहन लाइन, डूरंड लाइन, रेडक्लिफ लाइन या मैगिनॉट लाइन। ठीक है, भारत की 3 सीमाएं जुड़ी हुई है। देखिए तीनों सीमाएं जो है ना, ये भारत से लगी हुई, इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये मैकमोहन लाइन जो है बाबू ना, वो भारत और चाइना से है। किससे है, चाइना से। और इसका निर्धारण किस सन में हुआ था, सन 1914 में हुआ था। अच्छा, जब वीडियो को पढ़ रहे हो ना तो उसमें से क्या चीजें आप सीख सकते हैं, बस उस पे ध्यान दीजिए, ज्यादा इधर उधर की बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्या है, भारत पाकिस्तान पूछा, आपको तीनों बताते हैं। मैकमोहन लाइन भारत और चाइना के बीच है। डूरंड लाइन किसके बीच में है, तो डूरंड लाइन है भारत एवं अफगानिस्तान। अच्छा, अगर मान लीजिए भारत अफगानिस्तान नहीं दिया तो कभी कभी ऑप्शन में देता है कि पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच भी डूरंड लाइन है, लेकिन इसका निर्धारण कब हुआ था, तो इसको बनाया गया था सन 1893 में। कब बनाया गया था, 1893 में। मैकमोहन कब, 1914, डूरंड 1893। और जो आपका सही आंसर है वो है आपका रेड क्लिफ, और रेड क्लिफ कब बनाई गई थी, सन 1947। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। क्या क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखने के बाद दिल गदगद हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर जो दे देगा जान जाऊंगा कि हाँ मैं उसको अच्छे से तैयार है। गारंटी दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन वही लड़का दे पाएगा जिसका मैं तैयार होगा, वरना इसको हिलाने का मजा इस हफ्ते में नहीं है। आइए क्या कह रहा है, भारत चीन की सीमा का निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा किस राज्य के, मतलब किस प्रदेश के उत्तर में है। तो सबसे पहले तो कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, जम्मू कश्मीर बनाता है, उत्तर प्रदेश बनाता ही नहीं है, हिमाचल प्रदेश बनाता है, अरुणाचल प्रदेश बनाता है। तो अरुणाचल प्रदेश नहीं हो सकता, जम्मू कश्मीर नहीं हो सकता, हिमाचल प्रदेश हो नहीं सकता, अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर आपका मैपिंग तैयार नहीं है तो भूल जाइए ऐसे क्वेश्चन को करना, और इस बात को अपने जहन से निकाल दीजिए कि इस बार यूपीपी में कोई धांधली होने वाली है।
बाबा जी पूरा खुटिया के बैठे हैं, या ये कौन करेगा इस बार दांत नहीं बताते हैं हम। ठीक है, तो इस बार ऐसी उम्मीद बिल्कुल मत करिएगा आप लोग। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्या है हमारी टॉपिक, उस टॉपिक को थोड़ा पढ़ेंगे और सीखेंगे अपना क्वेश्चन। अच्छा अभी क्वेश्चन बचा है क्या? चलिए कोई बात नहीं, चलो बचा है तो पढ़ते हैं। आइए, क्या कह रहा है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? अब सारा का सारा मिलता जुलता है। क्या है ना, जब शादियों में जाते हैं ढेर सारी मिठाई रहती है तो समझ में नहीं आता कौन पहले खाए। उसी तरीके से ये ऑप्शन है, देखो 32 32 32 सब में है। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन को देख के, यहां देखना है 32,87,263, ऑप्शन नंबर सी। आंख बंद करके मारना है, 32,87,263, यही आपका सही है। कहां भाग रहे हो भाई तुम? यहाँ देखो 32,87,263, कोई दिक्कत? याद रखना है इसको तो रट लीजिए, अगर इसको रटे रहेंगे तो ही काम हो पाएगा, बस वरना इसके लिए कोई ऐसा तरीका नहीं है। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा बड़ा हो गया है, क्वेश्चन छुप गया है इसका, देखिए सही होता है क्या? ये नहीं हो रहा है, छोड़िए जान दीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं आपको। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है ना कि जब तक इस मैप को आप पढ़े नहीं होंगे तब तक नहीं बता पाएंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अच्छा मैपिंग में पढ़ाया हूं आपको वीडियो में, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो पहला वीडियो मेरा जाके देखिए, वहां से मैंने मैपिंग आपको पढ़ा रखा है, वहां से सीख के आइए फिर इसको सॉल्व करिए, गारंटी सॉल्व हो जाएगी। और मैं बता दूं आपको, मेरा एक सेशन आएगा जब भारत का भूगोल पूरा पढ़ा लूंगा तो मैं सौर मंडल पढ़ाऊंगा, उसके बीच में मैं आपको क्वेश्चंस की पूरी सीरीज करवाऊंगा। जो भी भारत के भूगोल से क्वेश्चन बन सकते हैं या बने हैं एग्जाम में, वो सारे के सारे एक साथ करवाऊंगा। और वहां आपका जो सेशन होगा ना, अगर उसको पढ़ के जाएंगे तो भारत से रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपका छूटेगा एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में है? मान लो ये कर्क रेखा है, ये मान लो कर्क रेखा, और कर्क रेखा के ऊपर ऊपर कौन कौन से राज्य है? तो देखो ना, पहले कर्क रेखा के राज्य, पहले कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है उसको याद कर लेते हैं। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। ट्रिक तो सबको याद होगा, ट्रिक सबको याद होगा, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा, गमछा झार, सॉरी, मित्र पर गमछा झार। चलिए, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं, 8 राज्य हैं जिस पे कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन हमको ये नहीं पूछा है कि जिसपे से गुजरती है वो वाली, वो कोई भी हो सकती है। अच्छा देखते हैं ऑप्शन में, मिजोरम कहाँ है? मिजोरम, तो मिजोरम ये है, इससे उत्तर में हो ही नहीं सकता क्योंकि इससे गुजरती है। झारखंड हो ही नहीं सकता, त्रिपुरा हो नहीं सकता, मिजोरम हो नहीं सकता, बचा क्या? मणिपुर, ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि जिसके ऊपर से वो गुजरेगी उसके उत्तर में कैसे हो सकती है? खुद ही सोचिए कि अगर कोई कर्क रेखा इसी से होके गुजर रही है, इस राज्य से होके गुजर रही है, तो इसके उत्तर में कैसे होगी? मिजोरम से गुजर रही है, झारखंड से गुजर रही है, त्रिपुरा से गुजर रही है, बचा एक ऑप्शन मणिपुर। मणिपुर से नहीं गुजरेगी, मतलब मणिपुर उसके उत्तर में है। और आप मैप भी देख लीजिए, मणिपुर यहाँ है और कर्क रेखा यहाँ है। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ऐसे क्वेश्चंस आपको हमेशा कंफ्यूज करते हैं, इतना आसानी से ये होंगे नहीं आपसे, और अगर पढ़े हैं तभी ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि जाइए पहले मैप की वीडियो देख लीजिए, मैप की वीडियो देखे रहेंगे, सारी मैपिंग तैयार होगी तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आराम से कर देंगे। चले अगली स्लाइड पे चलते हैं अपने। अब जो हमारा टॉपिक है भारत के तटीय मैदान, अब इन तटीय मैदानों को थोड़ा पढ़ेंगे और आज देखेंगे कि क्या क्या तटीय मैदान है हमारे, कैसे कैसे इनका विस्तार है, कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो केवल उन चीजों को मैं अंडरलाइन करूंगा, पढ़ाऊंगा तो सारा, लेकिन उन चीजों को खास तौर पे अंडरलाइन करूंगा जो कि आपके एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कह रहा है कि भारत का जो काठियावाड़ तट है, जिसको हम लोग गुजरात का तट कहते हैं, आप लोग मैप में देख रहे होंगे, ये मैप में आप देख सकते हैं, ये गुजरात का जो तट है ये सबसे बड़ा तट है बाबू, ये भारत के राज्य में सबसे बड़ा तट है काठियावाड़ तट, जिसकी लंबाई है 12-14 किलोमीटर।
कितना 12-14 किलोमीटर। और सबसे बड़ा तट होने के साथ साथ इसके पास सबसे बड़ा जिला भी है जिसका नाम है कच्छ का रण। अगर ये बात करें कि इसकी विशेषता के बारे में, तो यहाँ का जो विशेषता ये है कि गुजरात एकमात्र ऐसा, पूरे एशिया में केवल एकमात्र ऐसा जंगल है यहाँ पे, गिर जंगल, जहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। गुजरात के काठियावाड़ तट की विशेषता है। अब यहाँ से याद रखिएगा, देखिए गिर नामक क्षेत्र है यहाँ पर, जहां पर क्या पाया जाता है, जहां पर एशियाई शेर का घर माना जाता है। और एशियाई शेर अफ्रीका के बाद अफ्रीका में पाए जाते हैं, और एशिया में तो केवल एक जगह पाए जाते हैं, वो आपका गुजरात का गिर क्षेत्र है। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ की जो मिट्टी है बेटा, वो ज्वालामुखी से मूल रूप से बनी हुई है। अच्छा, ज्वालामुखी से बनी इसका प्रमाण क्या है? ज्वालामुखी से बनी इसका प्रमाण यहाँ की काली मिट्टी है, और काली मिट्टी में कपास अच्छा होता है, और यहाँ पे कपास अच्छा होता है, इसलिए सूरत जो है टेक्सटाइल का हब बना हुआ है। जितने भी कपड़ों का उद्योग है सारा का सारा सूरत में जाके बसा हुआ है। इसलिए क्या है कि ज्वालामुखी से बना हुआ ये क्या है, इसकी जमीन है, और वहां पे कैसी मिट्टी पाई जाती है? कपासी मिट्टी पाई जाती है, रेगुर मिट्टी पाई जाती है, जिसमें कपास का उत्पादन अच्छे से होता है। अच्छा, आगे चलते हैं। आपके गुजरात में, गुजरात के तट पर एक बहुत ही बड़ा बंदरगाह पाया जाता है, जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कच्छ के रण जिले में पाया जाता है। कच्छ का रण जिला वही जिला जो पूरे देश का सबसे बड़ा जिला है, और इस बंदरगाह को हम ज्वारी बंदरगाह कहते हैं। ज्वारी बंदरगाह मतलब कि ऐसा बंदरगाह जिसपे ज्वार आने का वेट किया जाए, और जब ज्वार आता है तो ज्वार की सहायता से पूरे जो उसके बड़े बड़े पोर्ट होते हैं, जहाज होती है, वो समुद्र के किनारे चली जाती है, और जब भाटा आता है तो उसी के माध्यम से वो पीछे चली जाती है। ठीक है, तो आपको याद क्या क्या रखना है? देखिए, याद रखना है आपको कि गुजरात सबसे बड़ा तट है। दूसरा याद रखना है कि इसकी मिट्टी कपासी है, मतलब कपासी मतलब कि काली मिट्टी है, और यहाँ पर शेर पाए जाते हैं। एशियाई शेर क्यों कहाँ पाए जाते हैं? गिर जगह पे पाए जाते हैं। और यहाँ का जो बंदरगाह है उसका नाम है कांडला बंदरगाह, और नाम बदल के रख दिया गया है क्या? पंडित दीनदयाल बंदरगाह। याद रखिएगा, बदले हुए क्वेश्चंस बहुत आते हैं। पंडित दीनदयाल बंदरगाह, और इसको ज्वारी बंदरगाह भी कहा जाता है। चले, ये तट आपको क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो फिर देखते हैं, एक चीज और देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपका कच्छ जिला है, इसकी वजह से कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ कहा जाता है, मतलब कि कच्छ की खाड़ी कहा जाती है। इसको कहा जाता है गल्फ ऑफ खंभात। गल्फ ऑफ खंभात में बाबू एक जगह है जिसको कहते हैं मुंबई हाई। मैप में आपको दिखाऊंगा, मैं थोड़ा सा रुक जाइए, जब मुंबई हाई पढ़ाऊंगा तो दिखाऊंगा। मुंबई हाई ऐसी जगह है जहां से इंडिया पेट्रोलियम का मतलब कि पेट्रोलियम प्राप्त करता है, और पेट्रोलियम प्राप्त करके ये भेजता है कहाँ पे? कन्नड़ तट पे। ठीक है, चलें आगे चलते हैं अगले स्लाइड पर अपने। अगला स्लाइड में देखिए क्या करते हैं हम लोग, कन्नड़ तट पढ़ेंगे। अच्छा, कोकण तट है। अच्छा, अब मैप में थोड़ा सा देख लीजिए, मैप पे देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले देख लेते हैं क्या पहला तट हमने पढ़ा, क्या? काठियावाड़ तट। क्या पढ़ा? काठियावाड़। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कोकण तट। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे केनरा तट, या इसको कहते हैं हम क्या? कन्नड़ तट। क्या कहेंगे? कन्नड़ तट। और उसके बाद मालाबार तट। बारी बारी से सबको पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। काठियावाड़ा तट जो हमने पढ़ा, अब कोकण तट क्या है? पहली बात तो कोकण नाम आया कहां से? ये कोकण नाम आया कोकणी भाषा से। कोकणी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बिना सोचे समझे बोल दीजिए ना, कोकणी भाषा गोवा में बोली जाती है, गोवा से ली गई है। ठीक है, और इसका विस्तार कहां से कहां तक है, ये याद रखने वाली चीज है। इसको याद रखेंगे तभी काम हो पाएगा। तो आपसे कोई पूछे कि कोकण तट का विस्तार कहां से कहां तक है, तो आप आंख बंद करके बताइए बेटा। दमन से लेके गोवा तक, दमन दीव से लेके गोवा तक, बिना सोचे दमन से लेके गोवा तक कोकण तट विस्तृत है। मतलब कि अगर पूछेगा महाराष्ट्र किस तट के अंतर्गत आता है, तो आप क्या बताएंगे? कोकण तट बताएंगे। ठीक है, चलते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें याद नहीं रखनी है, बस आपको एक चीज याद रखना है कि यहाँ का जो बंदरगाह है, जो आपका बंदरगाह है वो प्राकृतिक बंदरगाह है,
और इसी के पास जो मुंबई हाई पाया जाता है और मुंबई हाई से जितने भी पेट्रोलियम का उत्पादन होता है इसी तट पे उसको उतारा जाता है। ठीक है, चले अगले तट पे चलते हैं। हमारा अगला तट है कोकण तट, और कोकण तट अरे सॉरी कन्नड़ तट, और कन्नड़ तट के बारे में पढ़ेंगे। कन्नड़ तट का संबंध किससे है? तो कन्नड़ तट का सीधा संबंध है आपका कर्नाटका से, और ये रहा आपका कन्नड़ तट। चलिए, ये है ना कन्नड़ तट। अब कन्नड़ तट जो है पश्चिमी घाट में सबसे छोटा तट माना जाता है, क्योंकि बाकी जो सारे तट हैं वो अलग अलग तरह से अलग अलग रूप में बड़े हैं और अलग अलग तरह से विख्यात है। लेकिन केरला तट या कन्नड़ तट सबसे छोटा तट माना जाता है, और इसको किस भाषा से लिया गया है? कन्नड़ भाषा से इसको लिया गया है। और इसी तट पर एक भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सबसे ऊंचा जलप्रपात। अच्छा, सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर है? तो सारावती नदी पर है। किस नदी पर है? इसी को हम लोग कुचिकल जलप्रपात भी कहते हैं, इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक है, चले अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड है हमारी, चलिए, मालाबार तट। मालाबार तट किस तट को कहते हैं? तो मालाबार तट केरल तट को कहते हैं। अच्छा, ये मालाबार तट है, मतलब कर्नाटक से लेके कहां तक फैला हुआ है? कर्नाटक से केरल तक ये फैला हुआ है। पहले पूछेगा मालाबार तट कहां से कहां तक है? तो केरल में है। कहां से कहां तक है? कर्नाटक से लेके केरल तक है। चलिए चलिए, अच्छा अब बारी बारी से इसको पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि सबसे पहली मानसूनी बारिश, क्वेश्चन आपसे पूछेगा सबसे पहली मानसूनी बारिश किस तट पर होगी? तो आपको बताना है क्या? मालाबार तट। मालाबार तट किस नाम से लिया गया है? तो मालाबार तट का नाम लिया गया है मलयालम भाषा से। मतलब कि मालाबार तट पे कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा बोली जाती है। उसी से रिलेट करके मालाबार तट लिया गया है। और किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो केरल राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है, और यहीं से मलयालम भाषा से ही मालाबार शब्द लिया गया है। ठीक है, दूसरा फैक्ट आप याद रखेंगे कि पहली मानसूनी बारिश कहां पर होती है, किस तट पर होती है? तो आपको बताना है कि पहली मानसूनी बारिश कहां होती है? मालाबार तट पर होती है। मालाबार तट की जो विशेषता है वो देखिएगा, ये जो कालीकट का तट है, ये कालीकट का तट, यहां से क्वेश्चन उठते हैं। कालीकट का जो तट है उस पर 1498 में एक विदेशी यात्री आया था जिसका नाम था वास्को डी गामा, जिसने भारत में समुद्री मार्ग की क्या की थी? खोज की थी। अगला क्या है? ओणम। ओणम भी इसी तट पर मनाया जाने वाला एक त्योहार है, जो कि एक फसल का त्योहार है, और इसको मनाया क्यों जाता है इसके पीछे एक छोटी सी कहानी। चलिए थोड़ी सी कहानी को समझते हैं। एक बार राजा कौन थे? बलि, बड़े चक्रवर्ती राजा थे, असुर थे। अब असुर होने के नाते देवता चाहते थे कि जो राजा बलि है वो मारे जाए, क्योंकि भाई थे तो राक्षस ही। तो उन्होंने क्या किया? सारे पूरे इंद्र को जीत लिया, स्वर्ग जीत लिया, सब कुछ जीत लिया। जीतने के बाद अब इनको जीतने वाला कोई बचा ही नहीं, तो ये लोग पहुंचे भगवान विष्णु के पास। अब भगवान विष्णु जब वहां थे तो भगवान विष्णु से कहा कि कुछ करिए, हमारी बाली से रक्षा करिए। बाली सब कुछ जीत चुका था, तो राजसूय यज्ञ कर रहा था। अब राजसूय यज्ञ कर रहा था तो वो दान देना चाहता था, तो सभी लोग दान देने के लिए खड़े थे रास्ते। पीछे से एक ब्राह्मण का बच्चा जो था, छोटा बालक, वो भी था लाइन में। तो बाली पूछे कि हे ब्राह्मण देवता तुम्हें क्या चाहिए? तो इन्होंने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पग से 3 पग भूमि दे दो बस। तो पहली पग में तो पूरा तीनों लोग नाप दिया, दूसरे में स्वर्ग लोग, मृत्यु लोग सब नाप दिया। अब बचा तीसरा पग। पूछा कि तीसरा पग कहां रखूं? तो कहा तीसरा पग अब तो रखेंगे कहां, सब तो मेरा हो गया। तो बाली राजा ने कहा कि अब जहां मैं खड़ा हूं बस वही मेरा बचा है, मेरे सर पे रख दीजिए। तो उनके सर पे रख दिया, और बाली कहां चले गए? पाताल। और उसी पाताल के देवता बाली की पूजा होती है किसमें? ओणम। बात समझ में? चले, तो पूछा जाता है कि ओणम का त्योहार किस देवता के लिए किया जाता है? तो महाराजा बलि के लिए किया जाता है, याद रखिएगा।
अच्छा, वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप क्या है बाबू? वेलिंगटन एक राजधानी भी है, बात को समझिएगा, कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। वेलिंगटन द्वीप जो है वो आपके या थोड़ा खांसी है ना, क्या है, थोड़ा सा दवा लिया था लेकिन सही हो नहीं पाया। वेलिंगटन द्वीप जो है आपका केरल में एक द्वीप है। आप लोगों ने वो मूवियां देखी हुई, क्या नाम है, बागी, बागी मूवी में जो ओणम पे एक नौकायन रेस होती है जिसमें वो क्या नाम है, श्रद्धा कपूर ऐसे ऐसे लेके करती रहती है, याद है वो वाला? उसमें क्या है, वेलिंगटन द्वीप के पास जो वेमनाड झील है उसी में नौकायन रेस होती है, और वेमनाड द्वीप पे वो बैठी रहती है, और वेमनाड झील जो है उसी में नौकायन रेस होती है। ठीक है, तो वेलिंगटन द्वीप जो है वेमनाड झील के पास में है। ठीक है, और बात करें, वेमनाड झील जो है सबसे बड़ी झील, सबसे लंबी झील मानी जाती है, बड़ी झील नहीं कहूंगा, सबसे लंबी झील मानी जाती है, और ये वेमनाड झील कहाँ है, केरल में है। वेलिंगटन द्वीप इसके जस्ट बगल में है। और वेमनाड झील एक लैगून झील भी है। ठीक, और लैगून झील को क्या कहा जाता है मालाबार तट में? कयाल झीलें कहा जाता है। ठीक है, और मालाबार तट किस लिए फेमस है? मसाले के लिए फेमस है। और किस लिए फेमस है? नारियल के लिए फेमस है। और किसके लिए फेमस है? और फेमस है अपनी संस्कृति के लिए, और फेमस है अपने सबसे ज्यादा शिक्षित होने वाले राज्य के लिए। बहुत सारी चीजें हैं केरल के बारे में, साइलेंट वैली है, बहुत सारी चीजें बताएंगे धीरे धीरे। अभी चलते हैं, आपको क्या क्या समझ में आया देखते हैं। मानसूनी बारिश के बारे में आपने पढ़ा, कालीकट के मैदान पर कौन उतरा? वास्को डी गामा 1498 में। ओणम का त्योहार किस लिए मनाया जाता है? वेलिंगटन द्वीप किस जगह पे है? और वेमनाड झील कहाँ पे है? कयाल झील किसको कहते हैं? कयाल झील जो होता है ना, मालाबार तट की जो लैगून झीलें हैं ना, उसी को कयाल झीलें भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है तो मैंने इसको अलग से छांट के लिखा है। मसाले के लिए फेमस है। अच्छा, इलायची की तो पूरी पहाड़ी है वहीं पे, इसको कार्डामम हिल कहते हैं। ठीक है, चले अगले अगले स्लाइड पे चलते हैं। हमारा कोरोमंडल आने वाला है, कोरोमंडल को पढ़ते हैं। कोरोमंडल से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा है कोरोमंडल से। क्या पूछता है? अरे ठंडी में जो बारिश होती है किस तट पर होती है? तो उसको आप बताएंगे कोरोमंडल तट से। लौटते हुए मानसून से बारिश किस तट पर होती है? तो पश्चिमी घाट के, सॉरी पूर्वी घाट के कोरोमंडल तट पर। देखिए क्या कह रहा है, कोरोमंडल का विस्तार पहले बता दिया। कह रहा है कि कोरोमंडल का विस्तार कन्याकुमारी से पुलिकट झील तक। अच्छा, पुलिकट झील अगर बात किया तो एक चीज बता दे रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पूछता है पुलिकट झील किन दो राज्यों की सीमा पर है? तो आपको बताना है कि पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, बिल्कुल बीचों में है। मैप में देखोगे तो बीच में है। दवाई लिया हूं लेकिन सही नहीं हो पा रहा है। पुलिकट झील, चोल तट भी कहते हैं इसको, कोरोमंडल तट को चोल तट भी कहते हैं क्योंकि चोल राजा यहीं के थे। ठीक है, इसको मंदिरों की भूमि कहा जाता है। इस क्षेत्र को, इस तट को हम क्या कहते हैं? मंदिरों की भूमि कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर, जैसे महाबलीपुरम मंदिर है आपका, बृहदेश्वर मीनाक्षी मंदिर यहीं पे है। ठीक है, तो कह रहा है कि लौटते हुए मानसून से, मतलब कि ठंडी में बारिश किस तट पर होती है? तो कोरोमंडल तट पर होती है। और कोरोमंडल तट की जो जमीन है, जो मिट्टी है, आंशिक रूप से लाल है, मतलब लेटराइट मिट्टी है। और लेटराइट मिट्टी किस चीजों के लिए अच्छी होती है? चाय के लिए और कपास के लिए लेटराइट मिट्टी एक नंबर की होती है। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको कि काली मिट्टी किस फसल के लिए अच्छी होती है, अगर वीडियो को ध्यान से पढ़ा है तो बताइए। ठीक है, कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है? चलिए, तो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, और लेटराइट मिट्टी किसके लिए अच्छी होती है? कहवा के लिए, मतलब कॉफी और चाय के लिए। ठीक, चले अगले स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट का मतलब क्या है? उत्तरी सरकार तट का विस्तार कहां से कहां तक है? तो इसका विस्तार है पुलिकट झील से लेके चिल्का झील तक। पुलिकट झील से लेके चिल्का झील तक है। और यहाँ पर एक दो नदी है, ध्यान से देखना, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी। ये दोनों क्या बनाती है? अपना डेल्टा बनाती है, जिसको हम केजी डेल्टा कहते हैं। और केजी डेल्टा जो बनता है वो लगभग छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बनता है, और इसको कहते हैं चावल का कटोरा। क्या कहते हैं? चावल का कटोरा कहते हैं, क्योंकि केजी डेल्टा सबसे ज्यादा चावल उत्पादन के लिए काम करता है। ठीक है, उत्तरी सरकार के बाद आता है हमारा उत्कल तट, और उत्कल तट की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि हम वीडियो के अंत तक पहुंचने वाले हैं। तो उत्कल तट है हमारा, और उत्कल तट किसे कहते हैं? उत्कल तट कहते हैं कि अपने
उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के संयुक्त तट को हम क्या कहते हैं? उत्कल तट कहते हैं, क्योंकि जब आप जनगण मनगढ़ पढ़ते हो ना तो उत्कल बंगा कहते हो। याद करो कि जब आप साथ में जनगण मनगढ़ पढ़ते हो तो उसको बोलते हैं ना उत्कल बंगा, एक साथ आता है। तो अगर ये तट सटा नहीं होता तो हम लोग एक साथ इसको नहीं पढ़ते, इसलिए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के संयुक्त तट को हम क्या कहते हैं? उत्कल तट कहते हैं। जहां पे भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है जिसका नाम चिल्का है। ठीक है, तो सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील है। तो देखते हैं कि आज के क्वेश्चंस को कितने लोग सीरियसली लेते हैं, और अगले सेशन में हम देखेंगे कि भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाह और जो भी बंदरगाह हम पढ़ेंगे वो कंप्लीटली पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही, और हम करंट अफेयर का सेशन लेकर आने वाले हैं तो उसको देखिएगा आप लोग। ठीक है।